मेरा नाम सिद्धार्थ दैया है और मेरा प्रोफेशन है, मैं कबड्डी खेलता हूँ। आप प्रो कबड्डी खेलते हैं? हाँ जी सर। तो सिद्धार्थ, आप मेरे पास आए थे तब आपके घुटने में क्या तकलीफ थी? मेरे को पेन रहता था सर इसमें। किस किस एक्टिविटी में पेन रहता था? रनिंग में, जंपिंग में, इनमें सब में पेन रहता था मैं। उसके बाद हमने पीआरपी आपकी थेरेपी चालू की। हाँ जी सर। आज उस थेरेपी को 15 दिन पूरे हो गए हैं। तो आपकी एक्टिविटीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट आया है? बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे इसको अभी मेरे को पेन बिल्कुल नहीं है। रनिंग भी मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, जंपिंग भी अच्छे से कर पा रहा हूँ और गेम भी मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने थेरेपी की है, पीआरपी मैंने करवाई है, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। 15 दिन के बाद मैं बहुत अच्छे से अपनी रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ठीक तरीके से कर पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको नी शोल्डर में पेन है, कोई इंजरी हुई है, लॉकिंग हो रही है, कर की आवाज़ आ रही है, आपको डर लगता है, इनस्टेबिलिटी है या फिर आपका जॉइंट डिसलोकेट हो रहा है? ये सारी चीज़ें किसी न किसी स्पेसिफिक रीज़न के वजह से जॉइंट में होती है और इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि अगर हमने इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेजेस में नहीं किया तो हो सकता है आगे चल के ये सिम्टम्स बढ़ जाएं, आपको ज़्यादा तकलीफ देने लगें और वो उस स्टेज पे आ जाएं कि सिर्फ सर्जरी ही एक उपाय बचे इसे ठीक करने का। और कई बार सर्जरी भी इन सिम्टम्स को ठीक नहीं कर पाती है अगर वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आज इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि नी और शोल्डर में ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है, इससे बचने का क्या तरीका है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि आप पेन फ्री लाइफ लीड करें और आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़े फ्यूचर में। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछें कमेंट में ताकि हम आपकी मदद कर सकें और हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। घुटने की बात करेंगे। हमारे घुटने में ऊपर वाली हड्डी को फीमर बोलते हैं, नीचे वाली हड्डी को टिबिया बोलते हैं। हर हड्डी के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ कार्टिलेज होती है जो कि आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ये आपके घुटने को पेन फ्री और स्मूथ बनाती है। इसके साथ साथ घुटने में दोनों हड्डियों के बीच में जो आपको ये दो सी शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, दो मेनिस्कस होते हैं जो हमारे घुटने में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। उसके अलावा घुटने में 4 मेन लिगामेंट रहते हैं जो आपको अंदर दिख रहा है। ये है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL। बाहर वाला लिगामेंट को लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, अंदर वाले लिगामेंट को मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं और पीछे वाले लिगामेंट को हम बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट आपके घुटने में स्टेबिलिटी देते हैं और आपको सही तरह से मूवमेंट करवाते हैं बिना लचक के। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब या तो आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है, जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कार्टिलेज डैमेज है, या फिर आपके मेनिस्कस जो कि घुटने के अंदर ये जो सी शेप के दो स्ट्रक्चर हैं, इसके अंदर चोट लगी, ये मेनिस्कस फट गए हैं। अगर आपको घुटने में लॉकिंग की शिकायत है तो भी ये मेनिस्कस इंजरी में आती है। अगर आपको घुटने में इनस्टेबिलिटी लग रही है, आपको लचक आ रही है, इसका मतलब है कि आपके घुटने के जो लिगामेंट हैं वो टीयर हो गए हैं, लिगामेंट टीयर हो गया है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हो सकता है, ACL टीयर बोलते हैं जिसे, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हो सकता है। दोस्तों, हमारा शोल्डर जॉइंट इस तरह से दिखाई देता है। शोल्डर जॉइंट के ऊपर रोटेटर कफ मसल की एक लेयर रहती है जो उसको सराउंड करके रखती है। ये रोटेटर कफ मसल हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देती है और मूवमेंट इनिशिएट कराती है। अगर आपको शोल्डर जॉइंट में पेन है तो हो सकता है कि आपका जो शोल्डर जॉइंट का कार्टिलेज है जो कि इसके अंदर रहता है वो डैमेज हो गया, या फिर आपको ये जो रोटेटर कफ मसल है इसका पार्शियल टीयर या टेंडिनाइटिस है। सबसे कॉमन टेंडिनाइटिस मिलती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल की, जो कि ये रोटेटर कफ का ही पार्ट है और ये ऊपर वाली मांसपेशी है। अगर आपके शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है तो हो सकता है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो, जिसमें शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल टाइट हो जाता है। अगर आपको
हाथ उठाने में तकलीफ़ आ रही है, हाथ नहीं उठ पा रहा है, उसका रीज़न होता है कि रोटेटर कफ मांसपेशी का टियर हो गया है, मेनली सुप्रास्पाइनेटस मसल का। अगर सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टियर हो जाता है तो आप हाथ नहीं उठा पाते हैं और आपको पेन भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम आखिर करेक्ट डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके जॉइंट का थोरो एग्जामिनेशन करते हैं। हो सकता है कि हम आपको MRI या एक्सरे करवाने के लिए बोलें। इन चीज़ों की मदद से हमें एक करेक्ट और एक्यूरेट डायग्नोसिस मिलता है। अगर आप हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में आते हैं जिसमें आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं है और आपकी डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, तो हम इस चीज़ को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP थेरेपी बोलते हैं, जिसे उससे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। PRP हम आपके ही ब्लड से बनाते हैं। हम आपके ब्लड का छोटा सा सैंपल 10 to 15 ml लेते हैं और उसमें से प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स अलग निकाल लेते हैं। जब हम PRP किसी डैमेज जॉइंट में डालते हैं, क्योंकि PRP के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो डैमेज जॉइंट सरफेस पे डीग्रेनुलेट होते हैं और हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। एक बार हीलिंग प्रोसेस बॉडी इनिशिएट करती है तो धीरे धीरे आपकी पूरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और हो सकता है कि आपको सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े। इन सब के लिए करेक्ट डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर बीमारी का ट्रीटमेंट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपको कार्टिलेज का डैमेज है, जैसे कि इस मॉडल में दिखाया गया है, कार्टिलेज का डैमेज है, तो जब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं तो हम जॉइंट के लेटरल सरफेस से एंटर करते हैं इंजेक्शन। अगर आपको अंदर वाले लिगामेंट ACL उसमें डैमेज है, ये जो बीच वाला लिगामेंट है ACL वाला इसके अंदर, तो हमें जॉइंट सरफेस को ACL में को यहाँ से अप्रोच करना पड़ता है, हम यहाँ से अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आपको मेनिस्कस में प्रॉब्लम है तो हमें प्रोलोथेरेपी, बहुत सारे छोटे छोटे इंजेक्शन आपको PRP के बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से देने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेनिस्कस डैमेज है। अगर आपको लेटरल कोलेटरल में प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन की साइट यहाँ रहती है। डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बीमारी की डोज अलग है। कितना PRP मुझे देना है, कितने कितने इंटरवल पे देना है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिजीज़ है और कितनी सीवियरिटी की है। दोस्तों, इंजेक्शन के बाद एक्सरसाइजेज और रिहेबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हर प्रॉब्लम के हिसाब से एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन अलग है। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपको इन सब में से किसी भी तरह की तकलीफ़ है तो ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि ये तकलीफ़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ऐसा नहीं हो कि जब तक आप हमारे पास आएँ तब तक काफ़ी लेट हो जाए और सिर्फ सर्जरी ही उपाय बचे आपके पास। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।